हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास त्रिवेदी और विकास त्रिवेदी जीएस फैकल्टी इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कई सारी चीज़ें देखी, इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यूज थे उनको भी देखने की कोशिश की। और जिन लोगों ने वो एमसीक्यूज का वीडियो नहीं देखा, मैं आई बटन में उसका लिंक डाल दूंगा। इसके अलावा लास्ट वाले वीडियो में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए थे, और आज भी सेम वही सारी चीज़ें करूँगा। ठीक है। और वो सारे स्टूडेंट जो लेक्चर से रिलेटेड एमसीक्यूज चाहते हैं वो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको लेक्चर से रिलेटेड जो भी लेक्चर मैं देता हूँ उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज होते हैं वो वहाँ पर मैं डाल देता हूँ। तो प्लीज़ वहाँ से एमसीक्यूज कलेक्ट करें, क्योंकि सीयूटी वाले बच्चों के लिए भी ये वीडियो बन रहा है, और जितने भी एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं उनके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। साथ साथ वो सारे बच्चे जो ट्वेल्थ का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको इस कहानी के आधार पर वो क्या क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं और लिख सकते हैं, ये सारी चीज़ें उनके लिए यूज़फुल होगी। चलिए, जैसा कि मैंने कल कहा था कि बहुत इम्पोर्टेंट जो है वीडियो आने वाला है, और वो मुद्दा है हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट। तो क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जिस तरह से अभी तक हम लोगों ने एनसीएम पढ़ा, सीडीएम पढ़ा, दांडी मार्च पढ़ा, उसी तरह से क्विट इंडिया मूवमेंट, क्योंकि अब गांधी जी भी जो है एक तरह से बोर हो चुके थे सारे आंदोलन करते हुए, और साथ साथ जो है क्या कहते हैं, उन्होंने ये सोचा था कि इतने सारे जो पहले आंदोलन हो चुके हैं उन आंदोलनों की वजह से अंग्रेजों को कुछ समझ में आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंग्रेज बार बार वही सारी चीजें फिर से थोपने की कोशिश करते थे, चाहे वो डोमिनियन स्टेट की बात हो, चाहे वो जो है क्या कहते हैं कुछ नए कानून बनाने की बात हो, थोड़ा बहुत इंडियन रिप्रेजेंटेटिव को बनाने की बात हो, ये सारी चीजें बार बार दोहरा रहे थे। और फाइनली फिर गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने कहा कि अब बस बहुत कुछ हो चुका है। ठीक है। और अब फाइनल मैच खेलने का जो है टाइम आ चुका है, और फाइनल मैच आपका किस नाम से जाना गया है? क्विट इंडिया मूवमेंट से। सबसे पहली बात मैं बता दूं, वो सारे बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, क्विट इंडिया ये जो टर्मिनोलॉजी दी गई है ना, ये किसने दी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो टर्मिनोलॉजी दी गई है, ये यूसुफ मेहर अली, इनके द्वारा ये टर्मिनोलॉजी दी गई है, क्विट इंडिया। ठीक है। इसी तरह यहाँ पर एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्विट इंडिया मूवमेंट का जो सबसे इम्पोर्टेंट नारा था वो नारा था डू और डाई। गांधी जी ने ये नारा दिया, डू और डाई। उन्होंने कहा करो या मरो, यानी सीधी सी बात है, हर हालत में जितने भी जो है क्या कहते हैं अंग्रेज हैं उनको भगाना ही है, और इसके लिए भारतीयों को करना ही करना है, चाहे इसमें कुछ भी हो जाए। और ये जो नारा दिया गया था डू और डाई का, ये कहाँ से दिया गया था? ग्वालियर टैंक मैदान से दिया गया था। और यही ग्वालियर टैंक मैदान आज हम अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जानते हैं। ठीक है। ये आपका बॉम्बे में है। इसलिए आपका जो कभी एक क्वेश्चन बने कि हाँ क्विट इंडिया मूवमेंट कहाँ से लॉन्च किया गया, तो बॉम्बे से लॉन्च किया गया। बॉम्बे में कहाँ से? वो लॉन्च किया ग्वालियर टैंक मैदान, जो आज अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना था। और इसी पर जो है हमारे यहाँ जो ट्रेन चलती है उसको अगस्त क्रांति राजधानी भी कहते हैं। 1942 अगस्त का जो है क्या कहते हैं महीना चल रहा था, और इसमें गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया। क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करने के साथ साथ एक चीज और यहाँ पर देखने को आई कि जिस जैसे ही 8 अगस्त को, याद रखिएगा 8 अगस्त को, और 8 अगस्त 2023 ये 81वां क्विट इंडिया मूवमेंट डे मनाया जाएगा। याद रखिएगा, ये सारी चीजें आप लोगों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के लिए। तो यहाँ पर 8 अगस्त को अनाउंसमेंट किया जाता है कि अब क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया जाएगा। और जैसे ही इस चीज के लॉन्च की घोषणा होती है, अंग्रेज सरकार सत्ते में आ जाती है और महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर भी ये बनता है कि महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा जाता है? तो पुणे में आगा खां पैलेस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ गिरफ्तार करके रखा जाता है? आगा खां पैलेस पे रखा जाता है। ठीक है। इसके अलावा जितने भी और कांग्रेसी लीडर थे वो सारे लीडर जहां पर गिरफ्तार कर दिए जाते हैं। लेकिन आप 1920 से लेकर अभी तक देखिए 1942 तक, इस 22 सालों में गांधी जी ने लोगों को ये बता दिया था कि लीडर रहे ना रहे, लेकिन जो मूवमेंट है वो मूवमेंट जारी रहना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने आप कह सकते हो कि अंडरग्राउंड रहते हुए भी इस मूवमेंट को
और या इस मूवमेंट की धार को बनाए रखा है। इसमें जो है जयप्रकाश नारायण आ जाते थे, इसमें जो है कहते राम मनोहर लोहिया आ जाते थे, ठीक है। इसके बाद जो है उषा मेहता आ जाती थी। उषा मेहता तो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि इन्होंने कांग्रेस रेडियो चलाया था। कांग्रेस रेडियो चलाया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। कांग्रेस रेडियो का मतलब क्या, अंडरग्राउंड होकर, ठीक है। ये क्या करती थी कि रेडियो सिग्नल, यानी जो पहले जमाने में जो रेडियो चला करते थे उसमें जो न्यूज़ेस आया करती थी, उसकी इन्होंने एक नई फ्रीक्वेंसी ही बना ली थी। अंग्रेज ये समझते थे कि भाई हमारे यहाँ से तो ये न्यूज़ आ नहीं रही, कहाँ से आ रही। अंग्रेजों को बहुत टाइम लग गया था ये पता लगाने में, भाई ये रेडियो फ्रीक्वेंसी कहाँ से आ रही है। तो उषा मेहता जैसे जो है लोग यहाँ पर आ गए थे, सुचेता कृपलानी आ गए, जयप्रकाश नारायण लोग आ गए थे, ठीक है। तो इनके द्वारा ये सारी चीजें, ये सारे जो है ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट था ये आगे चलाया जा रहा था। और ध्यान रखिएगा इस बात में, सारे कांग्रेसी लीडर जो है क्या हो गए थे, जेल में बंद कर दिए गए थे। ये सारे लोग अंडरग्राउंड रहकर क्या कर रहे थे कि मूवमेंट को आगे चला रहे थे। यहाँ पर अरुणा आसफ अली, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए इंफॉर्मेशन है। वीडियो लाइक जरूर करिएगा, मेरा बहुत मेहनत से वीडियो आपके लिए बनाता हूँ, ठीक है। अरुणा आसफ अली, ठीक है। अरुणा आसफ अली ने क्या किया था, ग्वालियर टैंक से ही तिरंगा फहराया था, ठीक है। और ये जो है रेल रेलवे मिनिस्टर भी रही हैं। इनको कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड लेडी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप बिल्कुल अपने दिमाग में रखिए, वीडियो पॉज करके ये सारे नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। बाकी के इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होंगे आप प्लीज हमारे टेलीग्राम चैनल से इसको ले लीजिएगा, इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट की जो लॉन्चिंग हुई ना, वो जबरदस्त लॉन्चिंग थी। गांधी जी का आह्वान, पूरा जो है भारत गांधी जी के आह्वान पर क्या जो है क्विट इंडिया मूवमेंट में टूट पड़ा। बच्चे, बुजुर्ग, औरतें, सारे लोग जो है क्या कहते हैं, अपने अपने तरीके से इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए जो है लगे हुए थे। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपने मतलब के लिए काम कर रहे थे, और उनमें कौन थे, जिन्ना। जिन्ना ने हमेशा जो है मुसलमानों का मसीहा बनने की कोशिश की, ठीक है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जिन्ना ने अपने जो मुस्लिम लीग के जितने भी लोग थे उनको ये कह दिया कि अपनी तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस करो, ठीक है। इन्फ्लुएंस करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है मुस्लिम लीग में जुड़े। क्योंकि भाई एक तरह से पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो चुका था, पॉलिटिकल वैक्यूम इस तरह से क्रिएट हो चुका था कि जितने भी नेता थे वो या तो अंडरग्राउंड हो चुके थे या जो है जेल में बंद थे। तो इस मौके का फायदा जो है जिन्ना ने उठाया। लेकिन ज्यादा दिनों तक जालसाजी चलती नहीं है। 1944 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक तरह से ये दिखाई पड़ने लगा था कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने को आ गया है। और फाइनली जो गांधी जी थे उनको रिलीज कर दिया गया। अब गांधी जी को जब रिलीज कर दिया गया तो यहाँ पर फिर से मूवमेंट को एक धार मिल गई, मूवमेंट को एक तेजी मिल गई। 1945 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ब्रिटेन में जब चुनाव होते तो लेबर गवर्नमेंट बन जाती है। अब लेबर गवर्नमेंट मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये इंडियंस के लिए थोड़ी सी सिंपैथेटिक थी, और इन्होंने आनंद फानन में, अच्छा 1945 की अगर हम बात करें तो यूएनओ ये भी बन चुका था अक्टूबर में, 24 अक्टूबर। ये यूएनओ डे के नाम से जाना जाता है। कंपटीशन वाले बच्चे इसको अपने दिमाग में बना के रखे, नोट्स बना के रखे। तो अच्छा, यूएनओ के बनने से जितने भी कॉलोनियल जो है कंट्रीज हुआ करती थी उनको ये आदेश दे दिया गया कि आप हर जगह से अपनी कॉलोनी हटाइए, डेमोक्रेसी आनी चाहिए। अब कोई भी इंपीरियलिस्टिक स्टेट नहीं रहेगा, कोई भी इंपीरियलिस्टिक शासन नहीं रहेगा। इस वजह से लेबर पार्टी ने लॉर्ड वॉवेल को भारत में भेजा, और लॉर्ड वॉवेल ने एक प्लान दिया जिसको वॉवेल प्लान के नाम से जाना जाता है। इस वॉवेल प्लान में ये था, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि भाई वाइसराय और कमांडर इन चीफ, यानी जो सबसे बड़ा मिलिट्री का अधिकारी होगा, एयर वो आर्म फोर्स का अधिकारी होगा, वही दोनों ब्रिटिश रहेंगे। बाकी सारी गवर्नमेंट इंडियंस के द्वारा, इंडियंस के हाथों में होगी। ये दिमाग में रखिएगा, सब कुछ इंडियन चलाएंगे लेकिन सिर्फ दो अथॉरिटी यहाँ पर ब्रिटिश होंगी। अब यहाँ पर ये प्रपोजल अच्छा था, लेकिन यहाँ पर टांग अड़ा दी जिन्ना ने, ठीक है। जिन्ना ने कहा कि भाई ऐसा नहीं होगा, मुसलमानों के लिए मुस्लिम गवर्नमेंट होगी, ऐसा होगा वैसा होगा। और इस बात पर जो वॉवेल प्लान था वो वॉवेल प्लान फेल हो जाता है। यहीं पर हम ये देखते हैं कि अगस्त ऑफर में मैंने आपको बताया था, 1940 में मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये वादा किया था कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म होता है हम आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का जो है क्या कर देते हैं, आश्वासन दे देंगे, हम आप बना लीजिएगा। 1946 में
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन के तैयार हो जाती है। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस प्लान के तहत बनती है? बहुत इंपॉर्टेंट, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। कैबिनेट मिशन प्लान जो है क्या कहते हैं 1946 में आता है, और ये अलाउ कर देता है कि भारत में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन जानी चाहिए। कैबिनेट मिशन प्लान के तीन जो है व्यक्ति हुआ करते थे, तीन लोगों की एक कमेटी थी, एक तीन लोगों का जो है ये मिशन हुआ करता था, और इनके नाम आप जान लीजिए। ए बी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और स्टेफर्ड क्रिप्स। ये तीनों लोग जो है इसके मेंबर हुआ करते थे। तो याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो निर्माण किया गया, वो निर्माण किसके द्वारा किया गया? वो किया गया आपका कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा। यहाँ पर एक चीज मैं बताना भूल गया, आगे मैं आपको बताता हूँ कि जब क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ था, तो क्विट इंडिया मूवमेंट की वजह से बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंका था, और वहां पर अपनी प्रोविजनल गवर्नमेंट, जिसको यहाँ पर इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट कहा गया है, प्रोविजनल गवर्नमेंट बना ली थी। तो क्वेश्चन ये बनता है कि पहली प्रोविजनल गवर्नमेंट या पैरेलल गवर्नमेंट किसने बनाई? तो बहुत इंपॉर्टेंट मैं इंफॉर्मेशन आपके लिए देने जा रहा हूँ। ये बनाई थी 1942 में, अगस्त में ही, बलिया में बनी थी, बलिया उत्तर प्रदेश। ठीक है। और ये बनाई थी चित्तू पांडे ने। पैरेलल गवर्नमेंट का मतलब ये है कि अंग्रेजी हुकूमत चल रही है, चलने दो, इस उसको हम जो है सपोर्ट नहीं करेंगे। हम भारतीयों के लिए अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे, अपनी तरीके से उस एरिया का शासन करेंगे। दूसरी जो गवर्नमेंट बनती है वो सतारा में बनती है, सतारा यानी आपका जो है महाराष्ट्र में, वाई बी चौहान के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको प्रति सरकार कहा गया। ये आपके जो बॉक्स है इसमें भी ये सारी चीजें लिखी गई हैं। प्रति सरकार इसको कहा गया, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं 1943 प्रति सरकार इसको कहा गया। यानी यहाँ पर जो भी सरकार, सूबा, ये सारे जो है मुगलों के समय के टर्म्स हैं। तो सरकार का मतलब ये होता था कि एक बड़ा सा प्रांत या जो है एरिया जहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट को ताक पे रखा गया और अपनी सरकार चलाई गई। और सबसे लंबी सरकार जो है ये आपके जो है पैरेलल सरकार सतारा में ही चली। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैं आपको बताना भूल गया था। तो ये यहाँ पर चीज़ें आ जाएंगी। हम लोग बात कर रहे थे कि कैबिनेट मिशन प्लान की, कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा ही क्या किया गया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, 389 सीट्स के लिए चुनाव हुए। ठीक है। टोटल इतनी सीटें भरी जानी थी। इसमें बहुत सारे प्रिंसली स्टेट भी थे, इसमें ब्रिटिश इंडिया भी था, और इस तरह से मुस्लिम लीग की भी सीटें हुआ करती थी। लेकिन अभी हम ये देखते हैं कि जब चुनाव हुए तो चुनाव में जो कांग्रेस है वो फुल बहुमत से जीत कर आई। 208 सीटों पर जो है क्या कहते हैं कांग्रेस जीती। लगभग जो है क्या कहते हैं 75 सीटों पर मुस्लिम लीग जीती। और 75 सीट ये वही थी जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके, मुस्लिम डोमिनेटिंग इलाके हुआ करते थे। ठीक है। अब इस बात से कहीं ना कहीं जिन्ना को ये लगा कि यार ये तो गड़बड़ हो गया, है ना, ये तो गड़बड़ हो गया। हमारी सरकार आने वाली थी और हमने बहुत सारा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की थी, जब कांग्रेसी लीडर जो है जेल में बंद थे क्विट इंडिया मूवमेंट के लॉन्च होने के बाद में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फाइनली इसका एक नया रूप देने की कोशिश की गई, कम्युनल राइट्स यहां पर भड़का दिए गए जिन्ना के द्वारा। और ये कम्युनल राइट्स जो भड़काए गए, इसको जिन्ना के द्वारा जो नाम दिया गया डायरेक्ट एक्शन डे। दिस वॉज द ब्लडी मैसकेयर, ब्लडी राइट्स आप कह सकते हो, जो हिंदू और मुसलमानों के बीच में हुए। ठीक है। इसकी काफी निंदा करने की गई, लेकिन फिर भी जिन्ना ने ये ठान लिया था कि हमें इस भारत के टुकड़े करने ही करने हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा, ये जो पाकिस्तान वाला वर्ड है, ये सारे लोग लिख लें कि ये किसने दिया था। ये चौधरी रहमत अली, ये वॉज द स्टूडेंट ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, उसने ये पाकिस्तान नाम का वर्ड दिया था। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके कंपटीशन के एग्जाम में पूछी जा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग नोट करते चलेंगे। अब जब वॉवेल प्लान खत फेल हो गया, डायरेक्ट एक्शन दे शुरू हो चुका 1946 में, भारत में जो सांप्रदायिक दंगे थे वो संभलने का नाम नहीं ले रहे थे। कांग्रेसी लीडर इन सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। फाइनली अंग्रेजी गवर्नमेंट ने भारत के लास्ट वायसराय को भेजा, और उनका नाम था माउंटबेटन। माउंटबेटन ने कई सारी मीटिंग की करने के बाद एक फाइनल प्रपोजल ये रखा कि क्या करना चाहिए। मुस्लिम लीग की अलग मांग कि यहाँ पर जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं उनमें मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और फाइनली जब दंगे बहुत ज़्यादा भड़क गए, तो माउंटबेटन प्लान, 3 जून माउंटबेटन प्लान के द्वारा भारत को आज़ाद किया गया।
ठीक है, लेकिन भारत का विभाजन करके, ठीक है। पाकिस्तान एक नया कंट्री बना, 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिली, लेकिन वो आज़ादी बहुत ही आप कह सकते हो खून खराबे के बाद मिली। और इसलिए जो है क्या कहते हैं, हम ये देख सकते हैं कि गांधी जी इस चीज से खुश नहीं थे। फाइनली गांधी जी ने ये कहा, गांधी जी ने प्रयास भी किए, जैसा कि अभी हम लोग आगे देखेंगे कि हुआ क्या था। अब लास्ट हीरोइक डे में अगर हम देखें तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हो रही थी, यहाँ पर जी 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 डीजी तेंदुलकर साहब हैं, इन्होंने बहुत सारी बातें लिखी है। और ये जो बात बहुत सारी बातें लिखी गई है, पार्टीशन के समय में जितनी भी चीज़ें हुई उसके लिए लिखी गई हैं। भाई गांधी जी ने ये कहा कि जो विभाजन होगा वो मेरे लाश के ऊपर होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, गांधी जी उस समय दिल्ली में थे ही नहीं। गांधी जी कहाँ चले गए थे? बंगाल चले गए थे, क्योंकि बंगाल में हिंदू मुस्लिम राइट्स इतना ज्यादा भड़क चुका था कि वहां पर जो है लोगों को बचाना पहली प्रायोरिटी उन्होंने समझा। इस वजह से वो चले गए थे दिल्ली, वो दिल्ली छोड़ के चले गए थे बंगाल। लेकिन यहाँ पर हम एक चीज और देखते हैं कि टू नेशन थ्योरी को किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे वल्लभ भाई पटेल हो, चाहे गांधी जी हो, इन सारे लोगों ने इस चीज को क्रिटिसाइज किया, ठीक है। फिलहाल गांधी जी के प्रयासों से बहुत सारी शांति हुई, और शांति होने के बाद बंगाल छोड़ के फिर वो कहाँ पे मूव कर गए? दिल्ली मूव करके। दिल्ली में आप जानते हैं पंजाब। अब जब भारत आज़ाद हुआ था तो एक वेस्ट पाकिस्तान था और एक आपका ईस्ट पाकिस्तान था और बीच में इंडिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप जान ही रहे हैं। और वो ईस्ट पाकिस्तान आज जो हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो जितने भी पाकिस्तान से उस समय लगे हुए इलाके थे, चाहे इधर की तरफ पंजाब हो, चाहे इधर की तरफ बंगाल हो, खूनी जो है दृश्य चल रहा था। हिंदू मुसलमानों के बीच में जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, उसका खामियाजा ये दोनों जो है स्टेट थे, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो जो है क्या कहते हैं आपका पंजाब हो, दोनों स्टेट में इस तरह की सारी चीजें चल रही थी। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि गांधी जी के अथक प्रयासों से ये सारी चीजें सॉर्ट आउट हुई। लेकिन यहाँ पर हम एक चीज और देखते हैं कि तेंदुलकर साहब का ये मानना था कि गांधी जी जितने सिंपैथेटिक हिंदुओं के साथ उतने सिंपैथेटिक मुसलमान के साथ भी थे, जहाँ जो पाकिस्तान में रह रहे थे। और इस बात से आप ये देख सकते हो कि जो बहुत सारे हिंदूवादी नेता थे, हिंदूवादी लोग थे, विचारधारा के लोग थे, ठीक है, वो इस बात से नाराज हो गए, क्योंकि उनका भी सोचना सही था। इवन वल्लभ भाई पटेल भी इस चीज़ से नाराज थे कि इतने ही मुसलमानों की जो है पैरवी क्यों की जा रही है। और फाइनली आप देख सकते हो कि गांधी जी को मार दिया जाता है 30 जनवरी। यहाँ पर हम देखते हैं गांधी जी को शूट कर दिया जाता है नाथूराम गोडसे के द्वारा। और आपको पता है कि नाथूराम गोडसे को ऐसे सारे लोग जो क्या कहते हैं नॉन बीजेपी आइडियोलॉजी वाले, वो एक तरह से टेररिस्ट मानते हैं। बट बहुत सारे संघ वाले या बीजेपी लेड जितने भी पर्सन्स हैं माइंडसेट वाले, वो उसको ठीक मानते हैं। खैर जो भी हो, इधर हम पॉलिटिक्स में नहीं जाते हैं। हमारा जो मेन जो है मुद्दा है वो ये है कि नाथूराम गोडसे ने जब गांधी जी को मारा तो उसकी ये दलील रही कि ही वॉज एन अपीजर ऑफ द मुस्लिम। खैर जो कुछ भी हो, गांधी जी की हत्या हो चुकी थी। अब हत्या के बाद पूरा विश्व एक तरह से सन्नाटे में आ गया था। टाइम्स मैगजीन, ये वही टाइम्स मैगजीन है जिसने गांधी जी को एक बार जो है क्या कहते हैं हंसी उड़ाई थी उनके फिजिकल अपीयरेंस को देखकर। और फाइनली यही वो पत्रिका है जिसने गांधी जी की तुलना अब्राहम लिंकन से की। गांधी जी की तुलना उन्होंने जो है क्या कहते मार्टिन लूथर से की, वगैरह वगैरह। गांधी जी के प्रेज में सारी चीजें आ, लोगों के समझ में आने लगी कि वो क्या शख्सियत थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जितना भी हुआ उसमें गांधी जी का जो प्रयास था वो अभूतपूर्व था। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे नेता जो वास्तव में हिंदुस्तान को एकत्र और अखंडित रखना चाहते थे, उनके सेंटिमेंट्स भी कहीं ना कहीं टूटे थे। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी निकल के आ रही थी जिसमें गांधी जी को एक तरफ लोग अच्छा समझ रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ लोग बुरा समझ रहे थे। तो ये जितनी भी चीजें हमारे सामने हैं वो पब्लिक वॉइस और प्राइवेट स्क्रिप्ट के द्वारा ही लिखी गई हैं। एक तरह से देखा जाए, गांधी जी की ने जो पत्रिका चलाई थी जिसका नाम था हरिजन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हरिजन में गांधी जी के प्राइवेट लेटर्स जो अन्य नेताओं के को लिखे गए या नेताओं ने गांधी जी को लिखे, उसका एक तरह से कलेक्शन है, ठीक है। तो उस कलेक्शन से हमें पता चलता है कि जनरली सही क्या था और गलत क्या था, माइंडसेट। और सही ये जो था कि गांधी जी ने बहुत अच्छा काम किया,
ये गलत, ये लोगों को लग रहा था कि उनको वो जो है मुसलमानों के ज़्यादा मसीहा बन चुके थे। इन सारी चीज़ों को एक बैलेंस्ड वे में हम देख सकते हैं। सो जितनी भी चीज़ें हैं क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड और आफ्टर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सारी चीज़ें आज हम लोगों ने डिस्कस करने की कोशिश की। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, और फिर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज है वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से जाकर वो सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना, कल मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।